बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका पार्ट जो है 18 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। डिस्क्रिप्टिव के ऊपर तो वीडियोस बना चुका हूँ मैं, ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव के तो सिर्फ सवाल आपको बता के समझाऊंगा, पेज नंबर बता दूंगा कि भाई देख लीजिए, वीडियो भी मौजूद है और इस पेज के ऊपर ये जवाब भी मौजूद है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम ही सवाल को समझना है। आप उल्टे सीधे तजुर्बे ना करें, सवाल को समझें, जो आपसे वो बोल रहा है वो आप कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पार्ट में कर लेते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं अगले पार्ट में हम कर लेंगे। पहले डिस्क्रिप्टिव समझ लें, पढ़ के सुना देता हूँ। स्ट्रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या मतलब हुआ इसका? स्ट्रेट लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब ये है कि आपको स्टेटमेंट लिखनी है, आपको लॉ लिखना है मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके ऊपर वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एक तो ये लॉ लिखना है आपको, फिर आपसे कह रहा है दूसरा काम भी करना है, एंड डिराइव केसी एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। और आपको केसी एक्सप्रेशन यानी कि केसी का फार्मूला जो है वो भी डिराइव करना है, वो भी बनाना है, फार्मूला बनाना है, ठीक है। लेकिन आगे जो 3 लफ्ज़ बोले उसको ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है ड्राइव केसी एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं कहा कि कोई ख़ास किस्म का रिवर्सिबल रिएक्शन हो, नहीं, उसने जनरल का वर्ड इस्तेमाल किया है, जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ज़रा ध्यान से इसको अटैम्प्ट कीजिएगा कि उसने जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन आपसे बोला है, कोई ख़ास केमिकल रिएक्शन नहीं उसने बोला कि इथाइल अल्कोहल जो है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये और वो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल उसने बोला है, कोई भी हो। अब जब जनरल की बात आती है, ये कहाँ पर मौजूद है इसका जवाब? ये पेज नंबर, आ जाइए, कहाँ गया ये? हाँ, ये रहा, पेज नंबर 144 पे। ये अपडेटेड वर्जन भी आ चुके हैं वैसे से, मेरे पास तो पुरानी बुक है टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो पेज नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये मौजूद है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है और इसी में लॉ भी लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में। उसके बाद नीचे जो ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, ये वाला जो सिस्टम है ना सारा का सारा, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी और फिर स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये जो है ये जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन है, ठीक है। जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन की ये इक्वेशन है, पहली बात ये। और इसी की मदद से आखिर में जो जनरल रिवर्सिबल एक्सप्रेशन केसी की आपके पास आएगी वो इस तरह की आएगी, और ये मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, सब मैं समझा चुका हूँ। ये इस तरह की आएगी, ये वो आपसे बोल रहा है, इस तरह की शक्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो सवाल जो है वो मुश्किल चीज़ है समझना कि भाई वो आपसे बोल क्या रहा है। अब आपके पास अगर नोट्स वगैरह भी मौजूद है ना, आपके टीचर्स ने आपको नोट्स वगैरह दिए भी हैं, ठीक है, तो मेहरबानी करके अपने नोट्स को देख लीजिए, कॉलेज से या कोचिंग से या ट्यूशन सेंटर से या जो टीचर्स ने भी आपको दिए हैं, और इस या फिर आपने गाइड बाज़ार से ख़रीदी हैं, उनमें इसका जवाब, इस सवाल का जवाब अगर लिखा हुआ है तो मैच कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ इतनी बात बोली है कि लॉ लिखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसकी स्टेटमेंट लिखिए, कोई एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ये शॉर्ट को, ये इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की उसने बात नहीं बोली, सिर्फ बोला है लॉ लिख दीजिए। और उसके बाद आपने ये केसी की जनरल एक्सप्रेशन जो है इसको डिराइव करना है। समझ में आ गई बात? अगर इससे हट के कुछ भी आपको नज़र आता है अपने नोट्स में तो वो बेकार है। साइंस के अंदर किस्से कहानियाँ नहीं होती, साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर टू द पॉइंट जितना पूछा जाता है आपको उतना ही करना होता है। हाँ, अगर ये एक्सप्लेन का वर्ड इस्तेमाल करता, डिस्क्राइब का वर्ड इस्तेमाल करता, तो वो एक दीगर मामला है,
उसमें आप तफसील बता सकते थे, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली दो चीज़ें बोली हैं। लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट लिख दीजिए और जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से आप जो है केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करा स्ट्रेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो आपको लिखना है, यानी कि जो लॉ है, जो ली चैटलियर ने बात बोली है, जो लॉ दिया है उसने, उसकी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, लॉ लिखना है। ठीक है, फिर कह रहा है एक्सप्लेन। अब देखें यहाँ ये एक्सप्लेन की बात कर रहा है कि ज़रा तफसील से बताना है वो आपने। एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूजिंग हैबर्स प्रोसेस। ये पूरा मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसकी क्या है, और इसमें ये जो हमारे पास हैबर्स प्रोसेस है इसका क्या ताल्लुक़ आ जाता है इसके अंदर, ये सारी तफसील की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इस बुक में देखना भी है तो ये आपको टॉपिक यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स की बैसाखियाँ पकड़ के चलना जो है ना वो बंद कर दीजिए, अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इतना रट्टे में पागल मत हो जाइए कि बस जो टीचर ने बता दिया वो वही करते चले जा रहे हैं। नहीं भाई, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, ज़रा देखें जो क्वेश्चन वो लिखा हुआ है क्या उसी का जवाब है या नहीं है। ठीक है, ये पेज नंबर 154 पे आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज़ जो है वो आपको मिल जाएगा हैबर्स प्रोसेस की मदद से ही, जिसमें अमोनिया गैस बनती है हैबर प्रोसेस के अंदर, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की मदद से। इसको भी चेक कर लीजिएगा, आपके नोट्स में यही बात है। हैबर्स प्रोसेस को ही की ही मदद से जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक्सप्लेन की गई है या नहीं की गई, इसको भी लाजमी अपने नोट्स में चेक करना है। नोट्स में बहुत गलतियाँ होती हैं, उल्टी सीधी तफसील लिखी हुई होती है, इर्रेलेवेंट सवाल कुछ पूछ रहा है, जवाब कुछ लिखा हुआ होता है नोट्स के अंदर। भले आपको गाइड्स है आपके पास या आपको नोट्स मिले हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान से ज़रा सवाल को समझें। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का लॉ आपको देना है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ली चैटलियर्स की देनी है। उसने तफसील से बोला है तो इसके अंदर तफसील से ही बात करनी है। और हैबर्स प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया गैस की प्रोडक्शन के बारे में बात करता है हैबर्स प्रोसेस, उसी को बेस बना के आपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी देनी है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो में पूरी तफसील मैंने बता दी है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बारे में तफसील से बात कीजिए ज़रा, ये तीसरा सवाल है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कॉमन आयन इफ़ेक्ट के ऊपर। ये भी हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, बिल्कुल ही आपको पेज नंबर 159 पे बाकायदा मिल भी जाएगा, जिसमें प्रिसिपिटेशन का भी कॉन्सेप्ट है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का ही, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। डेफिनेशन आपसे बोली है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, उसकी डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है हाउ इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि केसी जो है वो आपको किस तरह मदद कर सकता है कि आप पेशन गोई कर सकें, पहले से बता सकें कि रिएक्शन जो है वो किस सिमत में अभी चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है या बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि ये रिएक्शन किस हद तक जाएगा, किस हद तक ये जाएगा। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है ध्यान से सुन लीजिए, केसी आपको हेल्प नहीं करता डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में केसी की वैल्यू आपको हेल्प करती है। असल में क्यूसी की वैल्यू, उसकी मदद से केसी की वैल्यू को आप कंपेयर करते हैं, क्यूसी की वैल्यू निकालते हैं, उसको केसी की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो फाइनली इन दो वैल्यूज़ की मदद से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस सिमत में जा रहा है और किस हद तक रिएक्शन हो चुका है और कितना रिएक्शन अभी होना बाकी है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक। ठीक है, तो इसमें क्यूसी का जिक्र लाजमी आएगा, अपने नोट्स को चेक करना। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल्स पहला न्यूमेरिकल जो है
ये भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल या फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें क्या बात कर रहा है, पूरा तो मैं नहीं लिख सकता यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ठीक है। पेज नंबर 163 पे ये मौजूद है। एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज परफॉर्म्ड इन अ सील्ड 1 क्यूबिक डेसीमीटर स्टील वेसल। आप इनको ज़रा समझिए ज़रा, ये आपसे बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि ये जो है वो स्टील की एक वेसल है, ठीक है, स्टील की एक बोतल है इस तरह की, जो कि सील्ड है, बिल्कुल बंद है, और इसके अंदर जो है क्या मौजूद है, इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस मौजूद है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है, और इसके अंदर आयोडीन जो है वो भी मौजूद है। ये भी गैसियस शक्ल में है, गैस की शक्ल में है, ये भी, हाइड्रोजन तो खैर होती ही गैस है, आयोडीन जो है वो भी गैसियस फॉर्म में है। और ये जो बोतल है, ये जो वेसल है, ठीक है, ये किसकी बनी हुई है, स्टील की है और सील्ड है। और इसका वॉल्यूम कितना है, इसने बोला है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है इस स्टील की वेसल का, ठीक है भाई। और इसका टेम्परेचर कितना है, 444 डिग्री सेंटीग्रेड, 444 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त इसका टेम्परेचर है, ठीक ठाक टेम्परेचर होता है। और ये इसने जो है वो इक्वेशन दी है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आयोडीन के साथ जो है वो रिएक्ट कर रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन रहा है यहाँ पर। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड भी, ये छोटा सा जी आपको बता रहा है कि गैसियस फॉर्म में ही है, हाइड्रोजन जो है वो भी गैस की फॉर्म में है, आयोडीन जो है वो भी गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। ये इक्वेशन भी हो गई। अच्छा, अब करना क्या है, वो बोल रहा है इफ़ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये आपस में क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्शन होते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बैक करेगा रिएक्शन, ठीक है, जितनी प्रोडक्ट बन चुकी है, जितनी हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुकी है, वो क्या करेगी, वो दो उसमें से कुछ जो है दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, किसके अंदर, इन दोनों के अंदर, हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन में। हालांकि अभी पूरी हाइड्रोजन गैस और पूरी आयोडीन जो है ये मुकम्मल इसमें कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि इसका कुछ हिस्सा जो है इसमें कन्वर्ट हुआ है, और अभी कन्वर्जन जारी ही थी कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसने बैक मारा, और इसका कुछ हिस्सा दोबारा से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और ये सिस्टम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहे, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। यानी कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इनके रेशोज़ जो है वो बराबर हो चुके हैं, ठीक है। और जब रेशोज़ बराबर हुए हैं, जब रेशोज़ बराबर हो गए हैं, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो चुका तो इसके मोल चेक किए गए, इसके, इसके और इसके, तो एक एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन गैस के जो मोल हमें नज़र आए 1 मोल नज़र आया, और आयोडीन का जो हमें मोल नज़र आया वो भी 1 मोल नज़र आया, और हाइड्रोजन आयोडाइड के जो मोल नज़र आए वो हमें 7 मोल जो है वो नज़र आया। किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ ध्यान से सुन के इसको समझिएगा, ठीक है भाई। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब ये हमसे चाहता क्या है, बोल रहा है Kc जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक तो ये आपसे पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन, ये हमसे वो
जानना चाहता है। 2 सवाल उसने हमसे किए हैं। अब ये तो सीधा सीधा सवाल है केसी का, इसको निकालना तो कोई मसला नहीं है। आप ये केसी का फॉर्मूला आपको पता है, इसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आपके जो है वो प्रोडक्ट आ जाता है और यहाँ पर आपके रिएक्टेंट जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट हम जानते हैं यहाँ पर एक ही है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयोडाइड लिखेंगे और इसमें जो 2 लिखा हुआ है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। और रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन भी है और आयोडीन भी है, तो हाइड्रोजन जो है वो भी आ जाएगा यहाँ पर, आयोडीन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अब इनके मोल आ जाएंगे। तो कितने मोल हैं इसके, 7 हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, क्योंकि यहाँ पर जो हमें मोल चाहिए होते हैं वो इक्विलिब्रियम वाले चाहिए होते हैं। ज़रा ध्यान से इस बात को जहन नशीन रखिएगा। केसी की वैल्यू के अंदर पिछली वीडियोस में ही मैंने तफसील से बात बताई है, केसी की वैल्यू के अंदर यहाँ पर जो मोल आएंगे वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे, इक्विलिब्रियम पे आएंगे। इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा तब उसके मोल यहाँ पर जो है वो आएंगे इक्विलिब्रियम वाले। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि उसने यही बताया कि इक्विलिब्रियम पर इनके ये मोल हैं, तो यहाँ 7 आ गया। हाइड्रोजन का 1 मोल है और आयोडीन का भी 1 मोल है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 से तो कोई कुछ भी नहीं होता, ये 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर केसी की वैल्यू जो आपके पास आएगी ये तो 49 आ चुकी, ठीक है। और आपकी बुक के अंदर भी यही जवाब है। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो हो गया। केसी की वैल्यू 49 हमारे पास आ गई, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसमें टेंशन है, ये जो बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को तो समझें हम ज़रा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, क्वांटिटी। तो जब ये रिएक्शन शुरू होगा, ज़रा बात को समझिएगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड किससे बन रही है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस से बन रही है ना। कैसे बन रही है, जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस खर्च हो रही हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। दोबारा सुन लीजिए, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस खर्च हो रही हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। ऐसे ही होगा ना भाई, ये जादू से थोड़ी ना आ जाएगी। ये जितना शुरू में मिसाल के तौर पर ये 2 लीटर है, ये 4 लीटर है, शुरू में इतना इतना ये आपने लिया, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ली और 4 लीटर आपने ये लिया, और इनके दरमियान अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। अब रिएक्शन शुरू होगा धीरे धीरे। 2 लीटर हाइड्रोजन में से कुछ हाइड्रोजन 4 लीटर आयोडीन में से कुछ आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी। मिसाल के तौर पर इसमें से हम 1 मिलीलीटर ले लेते हैं, इसमें से हम जो है वो 2 मिलीलीटर ले लेते हैं, तो 1 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर से मिलेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और ये सिस्टम चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। थोड़ी हाइड्रोजन थोड़ी आयोडीन आपस में रिएक्ट करती रहेंगी तो थोड़ी हाइड्रोजन आयोडाइड बनती रहेगी, ठीक है। धीरे धीरे ये मामला चलता रहेगा। तो स्टार्ट जो हुआ इस केमिकल रिएक्शन का, स्टार्ट में इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप गौर करें, जब केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो हाइड्रोजन आयोडाइड कितनी थी, 0, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ ना, अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन शुरू होगा तब जाके ये धीरे धीरे बनना शुरू होगी। और इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि भाई अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी बताइए आप कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन की मिकदार कितनी थी मोल्स में, और आयोडीन की मिकदार कितनी थी मोल्स में। मिकदार आपको किस में बतानी है, मोल्स में बतानी है।
लीटर में नहीं बतानी, किलोग्राम में नहीं बतानी, ठीक है, मोल्स में बतानी। जबकि ये जो हमारे पास मोल हैं हाइड्रोजन गैस के, आयोडीन गैस के, हाइड्रोजन आयोडाइड के, ये जो मोल हैं ये कौन से मोल हैं? जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका, और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, वो होने में टाइम लगता है। तो ये बुनियादी फ़र्क याद रखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन शुरू हुए हुए टाइम हो चुका, केमिकल रिएक्शन शुरू हुए हुए टाइम हो चुका। हाइड्रोजन और आयोडीन गैस जो है इनके रिएक्शन को शुरू हुए हुए भी टाइम हो चुका, और आगे चल के काफ़ी देर बाद जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। तो हम जो बात कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन की, ये तो वो मिकदार है, ये तो वो कंसंट्रेशन है जो शुरुआती है, स्टार्टिंग है, अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। ये वो आपसे जानना चाह रहा है कि भाई शुरू में कितनी थी, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था। ये तो मोल उसने कब के दिए हैं? इक्विलिब्रियम के। और इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है? जब रिएक्शन शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी होती है। बात को समझ में आ गई ना बात आपके? ये मकसद है। अब हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे, इसका शॉर्टकट क्या है? अब यहाँ पर एक ज़रा टेक्निकल बात आप समझिए। यहाँ टेक्निकल बात आपको समझनी है। इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें। हाइड्रोजन और आयोडीन की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, यही तो पता करना है। हाँ, ये पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाइड्रोजन की और आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ ना मामला, अभी तो मामला शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। तो हमें नहीं पता हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन क्या है, हमें नहीं पता आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या है, और ये तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो ये तो हाइड्रोजन आयोडाइड 0 है, ठीक है। फिर जो भी इनकी मिकदार थी, रिएक्शन शुरू हो चुका और फाइनली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो मौजूद है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसकी मौजूद है। कितनी उसने बताई? 1 मोल, 1 मोल। और आयोडीन की कितनी बताई? 1 मोल। और हाइड्रोजन आयोडाइड की कितने मोल बताए? 7 मोल, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बात मेरी, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर 1 मोल ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो 1 मोल है हाइड्रोजन गैस का, ये बच गया है, और आयोडीन का ये 1 मोल बच गया है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बच गया है? क्योंकि शुरू में जितने भी मोल होंगे भाई वो कुछ खर्च तो हुए होंगे ना। मिसाल के तौर पर अगर ये 6 मोल हैं और ये 10 मोल हैं, मिसाल के तौर पर इनिशियल पे ये मौजूद हैं, तो ये अभी रिएक्शन शुरू करेंगे आपस में। तो रिएक्शन जब शुरू होगा तो इसका मतलब इनमें कुछ कमी तो होगी ना, और जो यहाँ कमी होगी, मिसाल के तौर पर ये 6 मोल जो हैं हाइड्रोजन के, इनमें से 2 मोल कम हो जाते हैं, और ये जो आयोडीन है इसमें से 4 मोल जो है वो कम हो जाते हैं। तो 6 मोल इसके थे, 2 कम हो चुके, 4 इसके बच गए। इसके 10 मोल थे आयोडीन के, 4 खर्च हो चुके, 6 बच गए। तो ये जो 2 खर्च हो गए आयोडीन हाइड्रोजन में से, और ये 4 जो खर्च हो गए आयोडीन में से, ये गए कहाँ पे? ये मिले आपस में, ठीक है। 2 और ये 2 4, और इससे क्या बना? इससे 6 मोल जो है वो किसके बने? हाइड्रोजन आयोडाइड के 6 मोल इसके बन चुके हैं। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जबकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका, ये मिसाल देके मैंने आपको समझाई कि जो यहाँ खर्च हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पर फिर वो बना होगा, जाएगा कहीं नहीं। तो इसकी जितनी मिकदार खर्च हुई है वही मिकदार यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की शक्ल में नज़र आ रही होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर 1 मोल हाइड्रोजन गैस का बच गया। इसको मिटा दूँ, ये कंफ्यूज करेगा वरना आपको। ये सिर्फ मिसाल देके मैंने समझाया था। तो इक्विलिब्रियम पे आपको बोल रहा है कि भाई इतना जो है ये बच गया है, और 1 मोल जो है आयोडीन का भी बच गया है। तो इसमें से जो भी हाइड्रोजन थी, जो भी आयोडीन थी, वो मिली है, ठीक है, वो खर्च हुई है, और उसके नतीजे में ये बना है। अब ये बच गया है, और ये 7 मोल जो हैं ये पड़े हुए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। अब ये 7 मोल जो बने हैं, अब थोड़ा अपना जहन का इस्तेमाल कीजिए। ये बच गया है तो खर्च भी तो हुआ होगा, खर्च भी तो हुआ होगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ना, ये आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं ना, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है ना। तो अगर ये बच गया है तो खर्च भी तो हुआ होगा, और अगर ये भी बच गया है तो इसमें से भी कुछ खर्च तो हुआ होगा। और जो खर्च हुआ है वो हमें कैसे पता लगेगा कि कितना खर्च हुआ है? इससे पता लगेगा, क्योंकि जो यहाँ खर्च हुआ है असल में उसी से तो ये बना है ना। टेक्निकल बात, जो यहाँ खर्च हुआ है वो उसी से तो ये बना है। तो अब ये जो है असल में ये सम है, सम है, ये जमा है। ये क्या है? ये 7 मोल क्या है? ये जमा है, ये सम है। किसका सम है? इन दोनों का सम है। जितना खर्च हाइड्रोजन के मोल का हुआ है और जितना खर्च आयोडीन के मोल का हुआ है, इन दोनों खर्चों को आप जमा कर दीजिए, तो उसके नतीजे में क्या मिलेगा आपको? इन दोनों खर्चों को जमा करेंगे तो उसके नतीजे में जो सम मिलेगा आपको, जो जमा आपको मिलेगा, वो क्या होगा? वो यही होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का। और वो पहले ही बता चुका है कि हाइड्रोजन आयोडाइड कितना पड़ा हुआ है? 7 मोल पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली ये 7 मोल जो बने हैं ये क्या है? ये सम है, ये जमा है। किन का जमा है ये? जो यहाँ से खर्च हुआ, जो यहाँ से खर्च हुआ। अब हम इसमें से ही अलग अलग कर सकते हैं आसानी के साथ। इसमें से ही हम अलग अलग कर सकते हैं कि कितना जो है वो, इसका कितना हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन गैस का है, और इसका कितना हिस्सा जो है वो आयोडीन गैस का है। इसका कितना हिस्सा जो है वो 7 का कितना हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन गैस का है, और 7 का कितना हिस्सा जो है वो आयोडीन गैस का है। ठीक है। ये कैसे पता लगेगा? ये हमें ऐसे पता लगेगा जब हम टोटल देखेंगे। टोटल तो ये बन गया है, ये इक्विलिब्रियम पे, तो इसको और इसको और इसको, इनको हम जमा कर देंगे। 1 मोल प्लस 1 मोल प्लस 7 मोल, इनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 9 मोल्स। कितने आएंगे? 9 मोल्स। ये 9 मोल्स जो हैं ये बिल्कुल स्टार्ट है इन दोनों का, कि जब ये रिएक्शन शुरू हुआ था हाइड्रोजन और आयोडीन, तो इनका जो सम था, इनकी कंसंट्रेशन का, शुरू में बिल्कुल इनिशियल जो था, जो सम था इन दोनों के मोल्स का, ये 9 मोल्स जो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये 9 मोल्स जो असल में है सम ऑफ इनिशियल मोल्स, सम ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन के जो इनिशियल मोल्स हैं उनका सम है ये 9 मोल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो बैक करें और दोबारा से मेरी बात को समझें। मैं जानता हूँ आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे अंदाज़ा है इसका, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी। और यकीन करें जब आपको मेरी बात समझ आ गई ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, फिर इक्विलिब्रियम सही मायनों में आपके जहन में बैठेगा। ठीक है, तो ये 9 मोल्स जो है असल में ये सम है इनिशियल मोल्स का। तो हमें क्या करना है? इस 9 मोल को 2 हिस्से करने हैं।
एक हिस्सा जो है वो इसके पास जाएगा, इसका होगा हाइड्रोजन गैस का, और एक हिस्सा जो है वो इसका होगा आयोडीन का। तो इसके दो हिस्से करने के लिए 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा फिर, ये बनेगा 4.5 और 4.5, 4.5 मोल्स, 4.5 मोल। तो 4.5 मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के, 4.5 मोल्स जो हैं वो आयोडीन गैस के। तो ये है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4.5 और 4.5 मोल्स। ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसकी आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि सर ये बराबर बराबर वाला मामला कैसे हो गया। हो सकता है कि ये टोटल 9 मोल्स में से 3 मोल जो हैं वो हाइड्रोजन के हों और जो है वो 6 मोल जो हैं वो आयोडीन के हों। आपने बराबर बराबर वाला मामला कैसे कर दिया? 9 में से आधे आपने हाइड्रोजन को दे दिए और आधे जो है वो आयोडीन को दे दिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिए? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है ये कि जब हाइड्रोजन का 1 मोल बचा है और आयोडीन का भी 1 मोल बचा है, तो ये बात तय है कि ये बराबर बराबर खर्चा हुआ है इनका। और जब इनका खर्चा बराबर बराबर हुआ है, ठीक है, ये कंज्यूम बराबर बराबर हुए हैं, तो ये जो बचे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये भी आपको बराबर बराबर बचे हुए नज़र आ रहे हैं। 1 मोल बच गया है, 1 मोल बच गया है। तो ये बात तय है कि अगर 1 मोल इसका बचा है, 1 मोल इसका बचा है, तो यकीनन इनिशियल कंसंट्रेशन भी इनकी बराबर बराबर ही होगी। इसीलिए टोटल कंसंट्रेशन जो 9 मोल्स हमने निकाली है, इसको और इसको जमा करके वो फिर हमने उसको क्या किया, इसीलिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4.5 मोल्स इसके हो गए, 4.5 मोल्स इसके हो गए। और ये आप हर प्रॉब्लम के अंदर ये बराबरी वाला फैक्टर लाजमी देखेंगे। तो यही इसका जवाब भी है। आप बुक में इसको देख भी सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नोट्स में आपके पास या कोचिंग से जो नोट्स मिले हैं या कॉलेज से जो नोट्स मिले होंगे आपको, ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा जैसा मैंने यहाँ करवा रखा है। मुझे इस बात का पता है, इनफैक्ट मैंने देखे भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है वहाँ पर तो 4 लाइनें लिखी होंगी, भाई ये कर लें और ये कर लें और ये कर लें। लेकिन वो 4 लाइनें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही ना, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप उसी को समझना तो चाहते हैं कि ये कैसे इन्होंने आंसर निकाल दिया कि भाई ये कर लें तो ये आ जाएगा, ये कर लें तो ये आ जाएगा, ये कर लें तो। अपनी मर्ज़ी चल रही है कि नहीं? अपनी मर्ज़ी नहीं चल रही। पूरा सिनेरियो मैंने आपको दे दिया है। वीडियो बैक करके दोबारा मेरी बात को समझें, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे शुरू से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं इस चैप्टर की, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये बात है। इसकी सेकंड प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ आ जाते हैं अब हम। सेकंड प्रॉब्लम में हमारे पास लेड फ्लोराइड है, ठीक है, और ये आइंस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड आइंस और फ्लोराइड आइंस -1 2 इसके साथ आएगा। ये इसकी इक्वेशन मैंने पहले ही बना दी क्योंकि इसी के ऊपर बात होने जा रही है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि ये पहले तो तफसील बता रहा है लेड फ्लोराइड की जो है वो एक, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये वाइट कलर का सॉलिड होता है और ये ग्लास कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उस ग्लास कोटिंग से ये फ़ायदा होता है कि इंफ्रारेड रेज जब पड़ती हैं उस ग्लास कोटिंग के ऊपर, तो वो इंफ्रारेड रेज जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती हैं। बिला बिला ये इसने पूरी कहानी सुनाई है लेड फ्लोराइड के बारे में कि भाई लेड फ्लोराइड का ये काम है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये जो है वो वाइट सॉलिड होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ग्लास कोटिंग पे, मतलब कोटिंग कर दी जाती है, इस तरह पेंट कर दिया जाता है। तो इसका जो है वो शीशे के ऊपर पेंट कर दिया जाता है, इसका पेस्ट बना के, लेड फ्लोराइड का पेस्ट बना के शीशे के ऊपर पेंट कर दिया जाता है उस पेस्ट का। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि इंफ्रारेड रेज जब पड़ती हैं इसके ऊपर तो वो रेस टकरा कर वापस आ जाती हैं, वो रेस टकरा कर जो है वो वापस आ जाती हैं। ठीक है, ये कहानी तो आपने सुना दी, अब करना क्या है ये बता दीजिए। वो बता रहे हैं इस लेड फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी जो है, हाँ अब कुछ बात समझ में आ रही है। इस लेड फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी का बता रहा है, सॉल्युबिलिटी जो है कितनी है? 0.55
0.58 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये इसने बताया 0.58 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम आइंस की बात करते हैं, और आइंस आपको पता है किस चीज़ के अंदर होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर तो एक बीकर लेके जब आप उसमें आपने पानी ले लिया, पानी, और पानी के अंदर इसको लेड फ्लोराइड को जब आप डालेंगे तो इसके अंदर, पानी के अंदर क्या पैदा होंगे, लेड के आयन पैदा होंगे और फ्लोराइड के आयंस जो है ये पैदा होंगे। लेड का सिंबल Pb होता है, इसका +2 वैल्यू चार्ज आपको नज़र आएगा और इसके ऊपर -1 होगा, लेकिन ये क्योंकि 2 हैं इसलिए एक जब ये ब्रेक होगा तो 2 जो है वो आपको ऐसे आयंस नज़र आएंगे। मतलब इस एक यूनिट के ब्रेक होने पे एक तो लेड आयन मिलेगा और 2 आयंस जो हैं वो आपको फ्लोराइड के आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब इसके आयंस की प्रोडक्शन की बात कर रहा है सोल्यूशन के अंदर। ये मैंने सोल्यूशन बना के ये आयंस भी बना दिए। फिर आगे ये उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन इन आयंस, कंसंट्रेशन इन ग्राम्स में, तो ग्राम्स के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो 0.58 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन, इसने सॉल्युबिलिटी दे रखी है। ठीक है भाई, आगे फिर क्या बात करता है, इसकी KSP जो है वो कैलकुलेट कीजिए। KSP अगर आपको याद हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है ये। ठीक है, और ये आयंस से मुताल्लिक होता है। इससे पहले वाली जो आपने मिसाल देखी थी ना, जिसमें हाइड्रोजन गैस थी, आयोडीन गैस थी और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था, वो आयंस नहीं थे, उनमें पानी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सॉल्वेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने जा रहा है वो आयंस के दरमियान होने जा रहा है। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्ट जो है इसके अंदर जब हम डाल रहे हैं लेड फ्लोराइड को, तो इससे ये आयंस बन रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो आपसे इसकी पूछ रहा है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है कि आप आयंस ले लीजिए, यहाँ पर लेड आयन है, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, फ्लोराइड आयन है माइनस। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये फॉर्मूला आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसका बता देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर जो आपको कंसंट्रेशन चाहिए वो मोल्स में चाहिए, ग्राम्स में नहीं चाहिए। उसने आपको कंसंट्रेशन किस में दी हुई है, 0.58 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। आपको कंसंट्रेशन ग्राम में दी हुई है, ये ग्राम वाली कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन मोल्स में चाहिए। तो क्या करें इसके लिए, आप कन्वर्ट कर लें। ये कंसंट्रेशन जो मोल्स में हमें चाहिए होती है ये असल में मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी को इस कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो मोल्स को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम पे। किस पे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जो है वो आप क्यूबिक डेसीमीटर में ले लें या क्यूबिक सेंटीमीटर में ले लें या लीटर में ले लें या मिलीलीटर में ले लें, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम जो है वो वॉल्यूम लेते हैं वो क्यूबिक डेसीमीटर में लेते हैं या फिर हम लीटर में लेते हैं, लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और मिलीलीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने मोल्स को जो है वॉल्यूम पे डिवाइड कर देना है, चाहे क्यूबिक डेसीमीटर में हो, क्यूबिक सेंटीमीटर में हो, लीटर में हो या मिलीलीटर के अंदर हो। बात समझ आ रही है आपको। लेकिन मोल्स कहाँ है हमारे पास, मोल्स तो हमारे पास नहीं है, मोल्स हमारे पास नहीं है। तो मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए भाई। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है। कौन सा वाला, नंबर ऑफ मोल्स, याद है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं
मास, जिसको गिवन मास आप कहते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करने तो मास चाहिए आपको, मास आपके पास है 0.58, ठीक है। मोलर मास जो आपको निकालना पड़ेगा वो किसका चाहिए आपको, मोलर मास आपको चाहिए, देखें एरो कहाँ जा रहा है, ये रहा, इसका मोलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास आप समझ लें, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मासेस चाहिए, इसीलिए उसने आपको एटॉमिक मास दिया है। लेड का जो है वो 207 है और फ्लोरीन का जो है वो 19 है, क्योंकि फ्लोरीन के 2 एटम हैं इसलिए 19 + 19, इसको 207 + 19 + 19 इसको जमा करेंगे 245 जो है ये बनेगा। तो यही 245 यहाँ आ जाएगा 245। तो 0.58 ग्राम को जब आप 245 मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब जो है वो कुछ आ जाएगा, कैसा मैंने लिख रखा है यहाँ पे, .367 कितना निकलेगा, 2.367 2.367 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है भाई, ये भी आ गए 2.367 इंटू 10⁻³ मोल्स आपके पास ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं मोल्स को आपने यहाँ रखना है और क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर या मिलीलीटर पर आपको रख के डिवाइड कर देना है, तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी। उसी मोलैरिटी को आप यहाँ पर इस KSP वाले फार्मूले में रखेंगे। लेकिन क्योंकि उसने जो है हमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया, बल्कि वॉल्यूम ये दिया हुआ क्यूबिक डेसीमीटर में वॉल्यूम दिया हुआ। ये वॉल्यूम को मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर वॉल्यूम आपको नहीं मिलता, आपको मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, इसके अंदर रखने के लिए, क्योंकि Kc की वैल्यू जो है उसके अंदर भी आपको मोलैरिटी ही चाहिए होती है बेसिकली। ठीक है, और KSP की वैल्यू निकालेंगे उसमें भी मोलैरिटी चाहिए होती है, QC की वैल्यू निकालेंगे उसमें भी मोलैरिटी चाहिए होती है। तो मोलैरिटी की ही वैल्यूज़ यहाँ पर असल में आती हैं। तो इसीलिए हमेशा ये बात याद रखें, अगर वॉल्यूम उसने नहीं दिया हुआ ना आपको, तो ये अंडरस्टूड है वहाँ पर वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। कितना होगा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये मोल्स आ गए, इनको आप यहाँ रखें, 1 क्यूबिक डेसीमीटर पर आप डिवाइड करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। तो मोलैरिटी आपके पास जो आ चुकी वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप कितनी आ गई, इसी की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी अभी। 2.367 इंटू 10⁻³ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई या कंसंट्रेशन इन मोल्स आ गए। अब लेड की भी यही कंसंट्रेशन होगी, इस बात को याद रखिएगा, लेड आयंस की भी जो कंसंट्रेशन लेड फ्लोराइड की है ना, वही कंसंट्रेशन, वही मोलैरिटी लेड की भी होगी, वही मोलैरिटी फ्लोराइड आयन की भी होगी। क्यों होगी, इस क्यों का जवाब तो बहुत ज़्यादा तफसीलन है, तो वो तो मैं इतनी डिटेल में फ़िलहाल नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आप अभी जो है वो इस बात को याद रखें कि जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी, जितनी मोलैरिटी इसकी लेड फ्लोराइड की होगी, उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी, उतनी ही इसकी भी होगी। लेकिन क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है वही लेड की कंसंट्रेशन है, और इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो असल में इसकी कंसंट्रेशन है, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हम निकाल चुके, इसकी मोलैरिटी हम निकाल चुके। तो अब इस इक्वेशन में मैं ज़रा थोड़ा सा रद्दोबदल यहाँ पे करता हूँ। ये देखें, यही मोलैरिटी यहाँ आ जाएगी 2.367 इंटू 10⁻³ ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय यही कंसंट्रेशन यहाँ पर भी आ जाएगी 2.367 इंटू 10⁻³ ठीक है। बाकी ये थोड़ा मिटा दूँ, जगह बन जाए।
अब जो है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, स्टेप्स आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, KSP, लेड की कंसंट्रेशन भी यही आएगी 2.367 इंटू 10⁻³ और 2 मल्टीप्लाई बाय फ्लोराइड की कंसंट्रेशन, वही जो मैंने यहाँ लिखा है ये वाला, यही एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.367 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर Kc और Ksp का बुनियादी फ़र्क शुरू हो जाता है। अगर Kc में आपको याद हो तो Kc में हम जो है इक्वेशन के अंदर ये जो नंबर होता है शुरू में, इसको सिर्फ हम Kc, याद है ना, Kc में इस नंबर को हम एज अ पावर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी मोल लिखे होते हैं 2, 4, 6, 8 जो भी होते हैं, वो एज अ पावर यूज़ करते हैं, यही बात है। KSP के अंदर इस नंबर को 2 जगहों पे यूज़ किया जाएगा। ये मैंने KSP वाली वीडियो जो बनाई है उसमें भी मैंने तफसील से बात बताई है। तो इस नंबर को 2 जगहों पे यूज़ किया जाएगा। एक तो ये शुरू में यहाँ आएगा और यही नंबर फिर पावर की शक्ल में भी आएगा। शुरू में जो यहाँ आएगा वो तो ये देखें मैंने लिख दिया, ये रहा 2, और ये कंसंट्रेशन आ गई किसकी, फ्लोराइड की, यही 2 यहाँ पावर की शक्ल में आएगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स याद रखने हैं आपने। आप पावर इसके ऊपर नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट के कायदे होते हैं, उसके रूल हैं कि अगर तो ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ सॉल्व हो रही है तो आपने उसको पहले सॉल्व करना है, पावर का इस्तेमाल बाद में होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.367 इंटू 10⁻³ से, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना, इसका जो जवाब निकलेगा उसका फिर स्क्वायर लेना है, उसका जो जवाब निकलेगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास जो है KSP की वैल्यू आ जाएगी, और KSP की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, यहाँ पर ये 5.3 इंटू 10⁻⁻8, 5.3 इंटू 10⁻⁻8, और आगे देखें उसके लिखा होगा मोल 3 की पावर पर क्यूबिक डेसीमीटर 9 की पावर। ये KSP की वैल्यू इस तरह से आपको पता लग जाएगी। ये KSP बराबर है 5.3 इंटू 10⁻⁻8 मोल क्यूब पर डेसीमीटर के ऊपर पावर 9, ठीक है भाई। अब ये मत पूछिएगा कि ये मोल के ऊपर 3 की पावर क्यों लग रही है, क्यूबिक डेसीमीटर के ऊपर 9 की पावर सर क्यों लग रही है। चलें ये भी सुन लें भाई, मैं भी थक गया, लेकिन ये भी सुन लें कि यहाँ पर ये देखें कंसंट्रेशन, असल में अगर आप इस फ्लोराइड को देखें ना, इसके 2 मोल हैं, ठीक है। तो इसकी लेड की जो कंसंट्रेशन निकलेगी वो निकलेगी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, अपने यूनिट के साथ आएगी ना, सिर्फ कंसंट्रेशन तो सिर्फ थोड़ी ना लिखेंगे, यूनिट भी तो आएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पर ये भी अपने जो है 2.367 टू 10, ये भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये 2 हैं, ये कंसंट्रेशन डबल है, 2 लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए ये 2 भी लिखा हुआ, हमने मल्टीप्लाई भी इसीलिए किया। अगर 2 से मल्टीप्लाई आप इसको नहीं करना चाह रहे तो आप इनको जमा कर लें, 2.367 इंटू 10⁻³ प्लस 2.367 इंटू 10⁻³ इनको जमा कर लें। तो जब 2 जो है वो आप मोलर कंसंट्रेशंस को जमा कर रहे हैं तो इनकी अपनी अपनी ये भी तो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब ये 2 मोल हैं, तो यहाँ पर ये भी एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ये 2 हो जाएंगे, और ये क्यूबिक डेसीमीटर ये 3 के बजाय ये 6 हो जाएगा।
तो ये मोल के ऊपर स्क्वायर, डीएम के ऊपर 6, एक ये हो गया। फिर यहाँ पर ये भी एक मौजूद है, तो 1 मोल ये रहा, 2 मोल ये रहे, क्यूबिक डेसीमीटर एक ये रहा, डेसीमीटर के ऊपर पावर 6 ये रही। तो यहाँ पर ये इसीलिए इसके ऊपर मोल के ऊपर 3 की पावर आ जाएगी, डेसीमीटर के ऊपर 9 की पावर आ जाएगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 4 जो है इंशाल्लाह इसके पार्ट 19 में देखेंगे, फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।